अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो अहम खबर है जी मियां साहब की बरियत के हवाले से, जो शायद इतनी हैरान कुन तो खैर नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस था जिस तरह से उनके मामला चल रहे हैं कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और जो केसेस हैं उनके ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी तरफ जो है एक और कदम बढ़ गया है। इस पर बात करते हैं। फिर साथ ही साथ एक और अहम केस है लापता अफराद का। उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो जज साहब है, उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए हैं, वो शेयर करेंगे। वसीम बदामी साहब बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े अहम एंकर हैं। उनका ट्विटर अकाउंट या एक्स हैंडल जो है वो हैक हो गया है, और क्या उनको ख़तरात हैं इससे, ये आपके सामने रखेंगे। कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब के मुख्तलिफ लीडर्स और वर्कर्स की कुर्बानियों की। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले तो मियां साहब की बरियत की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी या बड़ी कोई अनहोनी खबर आ गई है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। जब उनको सब कुछ ठीक लगा, मामला तय हो गए, सब कुछ मैनेज हो गया, तो इवन उनके आने से भी बहुत पहले ही उनके तो तमाम जो लीडर्स थे वो बता रहे थे कि जनाब अब मियां साहब की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं, वो आ जाएंगे, वो जेल भी नहीं जाएंगे, उनके केसेस भी ख़त्म होंगे, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। तो एज़ पर प्लान सब कुछ एग्जीक्यूट होता चला जा रहा है। तो इसलिए किसी को भी कोई उसमें हैरत नहीं है कि ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ। और वो अदालतें जिन्होंने पहले उन्हें सज़ाएँ सुनाई हैं, अब अदालतें बिल्कुल एक मुख्तलिफ मूड में नज़र क्यों आ रही हैं। कुछ उन्हें कहा गया था वो सिसिलियन माफिया की तरह काम करते हैं, गॉड फादर की तरह बिहेव करते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि बस नहीं चल रहा कि उनसे माजरत ही कर ली जाए कि भाई आपके साथ क्यों ज़्यादती की गई। तो ये सब क्या बिला वजह ही इस तरह से काया पलट जाती है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत कुछ होता है। अगर हम केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आप इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर दो पहलवान मैदान में उतरे और एक पहलवान लड़ने से ही इनकार कर दे और वो कोई अपना ना तो दिफा करे, ना कोई पलट कर वार करे, और चुप करके हाथ बांध कर खड़ा हो जाए, तो दूसरा पहलवान उसको गिरा ले और उसके बाद वो कहे कि वाह भाई मैं तो जीत गया, कामयाब हो गया और सुरखरू हो गया, तो क्या आप ये कहेंगे कि जनाब वो वाकई सुरखरू हो गया? तो कुछ यही मामला जो है वो मियां साहब के केसेस का है कि जहाँ पर नैब बिल्कुल लेट गई। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है केस से, हमने तो बनाया ही नहीं, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेफरेंस बनाओ तो हमने बना दिया, वरना हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, कोई शवाहिद ही नहीं थे। तो भाई फिर वो जो इतने वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम्स और जो वो JRT की रिपोर्टें और वो सब कुछ था, वो कहाँ गया? और वो सज़ा क्यों हुई थी फिर अदालत से अगर उस वक्त कुछ था नहीं? तो बिल्कुल वो नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ामत ही नहीं की गई, कोई केस लड़ा ही नहीं गया, और हाथ खड़े करके उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं, आप मियां साहब को बस जाने दें, बरी कर दें। तो इस किस्म की ये उनकी बरियत है। इसके बावजूद भी अगर वो सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि उन्हें बाइज्जत बरी हुए हैं वो, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हकीकत यही है कि उनके छोटे भाई ने वज़ीर आज़म बनकर अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लगाया, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की नैब केसेस में तरमीम भी की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपनी मर्ज़ी का पूरी नैब में भर्तियां भी हुईं, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सारे मामलात किस तरह से तयशुदा थे, और फिर किस तरह से मियां साहब वापस आए। तो इसलिए ये कोई अगर ये होता कि मियां साहब ने बिल्कुल सही तौर पर तमाम कागजात, डॉक्यूमेंट्स के साथ, सबूत के साथ ये साबित किया होता कि ये केस उनके खिलाफ गलत बनाए गए थे, तो फिर तो वाकई सब इस बात पे कहते कि जनाब बिल्कुल वेल डन, मियां साहब की बरियत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये ऐसा नहीं है, ये एक डील का नतीजा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर आज ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरह के केसेस बने थे उसी तरह से वो ख़त्म भी हो गए, और मियां साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और सियासी नौयत के केसेस थे, और इसी वजह से वो अब ठहर नहीं पाए और वो केसेस ख़त्म हो गए। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा जवाब मेरा तो ये होता है हमेशा कि ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त मियां साहब के खिलाफ इन केसेस के पीछे बाकायदा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, और जनरल बाजवा साहब और उस वक्त जो भी DGISI थे उनकी तरफ से भी, और ज़ाहिर है जो पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार था वो मियां साहब के खिलाफ था, और इस वजह से उनकी इमा के ऊपर ये केसेस बनाए गए। लेकिन क्या ये केसेस सरासर झूठ थे? क्या एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का वाकई मियां साहब से कोई ताल्लुक नहीं था? क्या इब्तदा में ये जो अपार्टमेंट्स थे ये छुपाए नहीं गए थे?
क्या जो मरीम नवाज साहिबा हैं इन अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं? और ये भी कि आखिर जब उनके, चलिए ये भी मान लें कि उनके बच्चों ने खुद ख़रीदे, तो उस वक्त उनकी उम्रें 16-17 बरस थीं, तो वो अपार्टमेंट्स उन्होंने कैसे ख़रीद लिए, वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा बाहर कैसे मुंतकिल हुआ? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं दिए गए। या तो ये होता कि भाई इस्टेब्लिशमेंट तो पीछे थी, लेकिन ऐसे केसेस थे बोगस किस्म के कि जिनका जो कानूनी तौर पर कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर तो बात बिल्कुल एक मुख्तलिफ पैराए में होती। लेकिन सवालात तो जेन्युइन थे, बेशक इस्टेब्लिशमेंट ने ही वो सवालात खड़े किए हों, लेकिन सवालात जेन्युइन थे। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त उनका जवाब नहीं आया था सामने और आज तक नहीं आ सका। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि वो बरी हो जाते हैं इन केसेस से, और वो सवालात जो कि तू मौजूद हैं, जवाब अभी तक नहीं आ सके। तो वजह सिर्फ ये नहीं है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त चाहा तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चाहा तो लिहाजा उनको बरी कर दिया गया है। तो इसमें बहुत से सवालात हैं, अगर वो जवाब दे देते तो फिर इसको बाइज़्ज़त बरी होना कहते हैं। अदरवाइज़ तो आज सीनियर सहाफ़ी सिरिल अलमीडा साहब ने अच्छा एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब ने अपनी सियासत जो है वो आज दफन कर दी है। तो बुनियादी तौर पर आपने कुछ रिलीफ ज़रूर ले लिए हैं, लेकिन देखा जाए तो आप सियासी तौर पर अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करते चले जा रहे हैं। पहले तो आप डील करके जो वापस आए, अपने आपने नारे को जिस तरह से बेचा, अपना बयानिया जिस तरह से आपने खुद अपने पाँव तले रौन दिया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से आपने कानून और इंसाफ को अपनी बिल्कुल एक बांदी बना लिया और मोम की नाक बनाकर उससे आपने जिस तरह चाहा रिलीफ लिया, तो इससे कोई अच्छा तासुर नहीं गया, इससे आप कोई बड़े लीडर साबित नहीं हुए। इससे पता चला कि आप आज भी वही डील की सियासत पर यकीन रखते हैं जो हमेशा से आपका खासा रही है और जिसका इल्ज़ाम हमेशा से आप पर लगता रहा है। तो आप आज भी उसी के ही पैरोकार हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं लापता अफराद केस की, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी 10 जनवरी तक अगर ये तमाम स्टूडेंट्स बाजियाब नहीं हुए तो फिर वज़ीर दाखिला साहब आज चूँकि मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि फिर आपको, आपके वज़ीर आज़म सबको घर जाना पड़ेगा। उन्होंने तंबीह की कि एजेंसियों को ये कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह से लापता कर दें लोगों को मावराए आइन, मावराए कानून। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी अजीब बात है कि जो बंदा बाजियाब होकर आता भी है तो वो आकर बेचारा कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता जिन्होंने उसे पकड़ा होता है, वो पैरवी से ही बाज आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई पैरवी ही नहीं करनी। तो इसकी क्या वजह है? क्या उससे कोई कमिटमेंट या खौफ के बुनियाद के ऊपर पहले से ही ये बयान ले लिया जाता है कि भाई अगर तुम जाके बाहर कोई पैरवी की तो फिर दोबारा अशर देख लेना? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये हमने अभी जो सियासी लापता हुए लोग और गुमशुदा हुए हैं उनके केस में भी देखा है कि जो बाहर आता है वो आगे पैरवी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ को एलोबरेट कर रही हैं बेसिकली कि ये जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हुई हैं, और जो बंदा भी इनको अगवा करता है, पकड़ के लेके जाता है, वो फिर जाहिर सी बात है उनको मुंह खोलने का भी एक पाबंद कर देता है कि भाई मुंह भी नहीं खोलना बाहर जाके। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये कह दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स अच्छे हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन या उनकी नीयत भी अच्छी हो सकती है, लेकिन सच्ची बात यही है कि ये सिर्फ रिमार्क्स तक ही महदूद रहते हैं, इससे आगे कुछ होना नहीं है। इस मुल्क में इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। अदालतें जितनी बेबस हैं या जितनी ताकतवर हैं वो सब हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से। तो इसलिए वो बैठ के वहाँ पे बड़के शड़के मार लेते हैं, थोड़ी बहुत आइन कानून की बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ 2-4 जजेस हैं बीच में, लेकिन हकीकत यही है कि वो कुछ कर नहीं सकते। ना तो वो निगरान हुकूमत को घर भेजने के आप देखेंगे कि काबिल होंगे, अहल होंगे, और ना ही वो ऐसा करेंगे, और इसी तरह से ना ही वो कभी भी एजेंसियों को कानून के कटहरे में ला सकेंगे और उनसे पूछगछ कर सकेंगे। तो ये सिर्फ हम काजी फायज़ ईसा साहब को भी बड़ा इस तरह से बनाया गया था, एक पुतला उनका भी, कि वो भी बड़े कोई दबंग किस्म के जज हैं और बड़े आइन और कानून के पाबंद हैं। तो वो आपने आके देख ही लिया है कि उनके भी क्या हालात हैं। तो इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो हमें नज़र आती है कि अगर कोई दबंग जज हो भी, लेकिन बात वही है कि उसकी हर एक महदूद सी लिमिटेशंस हैं, और ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर कोई भी अदलिया जो है कभी भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सही तौर पर अदल नहीं कर सकी और अमल पैरा भी नहीं हो सकी। अब आगे आ जाते हैं जी, बात करते हैं इस मामले के ऊपर जो मैंने शुरू में बात की कि PTI के जो लीडरान हैं और जो कारकुन हैं वो अभी तक मुख्तलिफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ये सिलसिला दराज है। अब बाजौर से एक और PTI के रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा गया, जिनका नाम गुल ज़फ़र खान साहब है, काफ़ी एक्टिव भी हैं ये। और अफसोसनाक खबर ये है कि वो घर पर जब मौजूद नहीं थे तो उसके बाद पुलिस ने उनके 9 साला बच्चे को
मुबैना तौर पर पकड़ लिया। ये उनके ऑफिशियल हैंडल से और मुख्तलिफ ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और ज़्यादा जो दिल दुखता है वो इस बात से कि वो बच्चा स्पेशल बच्चा है, और ये भी नहीं देखा गया कि वो एक बच्चा है पहले तो, और दूसरा वो स्पेशल बच्चा है और उसको उठा के ले गए। और वजह वही है, एक ब्लैक मेलिंग का तरीका कि भाई अगर बच्चा वापस चाहिए तो बाप सामने आ जाए, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये अंदाज़ा आप लगा लें कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और क्या उनकी सूरत हाल है। यानी वो ना देख रहे हैं कि ख़वातीन हैं, ना वो देख रहे हैं बच्चे हैं, ना वो देख रहे हैं बुज़ुर्ग हैं। बस एक अंधा इंतकाम है जिसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अब एक खातून की जिस तरह मैं बात कर रही थी, तैयबा राजा, वो भी 6 महीने से पाबंदी से लासल हैं। पीटीआई की काफ़ी पुरजोर आवाज़ रही हैं वो, और उनके बारे में पता चलता है कि वो अपनी फैमिली की वाहिद कफ़ील है, और 6 महीने से वो अब कैद में हैं। उनका घर कैसे चल रहा है, उनके घर वाले किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये हैरान हूँ कि ये जो ख़वातीन हैं ये कितनी दलेर साबित हुई हैं, जो कि मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शायद कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहे वो सनम जावेद खान साहिबा हों, खदीजा शाह साहिबा हों, ये तैयबा राजा साहिबा हों, बहुत सारी तो चलिए, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने तो एक टाइम गुजारा है सियासत में और एक उम्र गुजारी है, तो वो बहुत सारी मुश्किलात पहले भी झेली होंगी उन्होंने। इसी तरह से और भी बहुत सारी जो पीटीआई की लीडर्स की फहरिस्त में ख़वातीन रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ देखा होगा। लेकिन ये तो वो सपोर्टर्स थी कि जिनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करना या सोशल मीडिया पर एक आवाज़ बनना या फिर जलसों जुलूस में आके सपोर्ट करना, तो ये उस तरह का मामला था। ये कोई हार्ड कोर वो वाले बेचारे वर्कर्स तो नहीं थे जो जिन्होंने मारें खाई हों, जो ट्रेंड वर्कर्स हों या कोई इस तरह, लेकिन इन्होंने उनसे बढ़कर अपने आप को प्रूव किया है। तैयबा राजा साहिबा की एक वीडियो आई है जेल के अंदर से, जिसमें मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नज़र नहीं आती। वो लगता है कि वो वहीं पे खड़े हैं। ये 6 महीने की जेल भी उनको तोड़ नहीं सकी है। तो उसमें वो अभी भी ये बात कर रही हैं कि इमरान खान जो है वो शख्स तो अपनी इज़्ज़त की और अपनी शोहरत की, हर चीज़ की, वो उस मेराज पे पहुंच चुका है कि जहाँ पर वो अमर हो चुका है, और हमें फ़ख्र है कि हम उसका साथ दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी तो जो कमिटमेंट है अपने लीडर के साथ, वो तो किसी तौर बदलने को तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट का ख़त था, वो मैं पढ़ रही थी, वो भी उसका बेचारे का एक पूरा साल ज़ाया हो चुका है, तालीमी करियर अच्छा खासा, वो लाइक फाइक स्टूडेंट, और वो भी यही बात कर रहा है कि खान साहब हम आपके पीछे डट के खड़े हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने मकसद को पाएंगे। तो ये जो वर्कर्स हैं बेसिकली, इन्होंने तो जो पॉलिटिकल हार्ड कोर वर्कर्स होते हैं उनको भी मात दे दी है, और इन्होंने जिस हौसले का सबूत दिया है, इससे ये बात पता चलती है कि जो बेसिकली इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुन हैं वो शायद ये लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, निभाई है। इन्होंने कोई वजारतें नहीं ली थी पहले, कोई इन्होंने स्टेटस एंजॉय नहीं किए, लेकिन एक नज़रिया है, एक मोहब्बत है अपने लीडर से उनको। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन है उनकी, और वो उसके लिए अभी भी पीछे हटने से तैयार नहीं है। अभी कल परसों की एक पेशी के दौरान कैदी वैन भर कर जा रही थी, और वो सारी जो थी वो पीटीआई के वर्कर्स की वैन थी, और जब वो वैन गुजरी है, मीडिया के नुमाइंदे देखे उन्होंने, तो उन्होंने अंदर से ही नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। तो बात यह कि 6-6 महीने से जेल में पड़े हुए इन लोगों के मुकदमात 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं, चालान इनके पूरे नहीं हैं, कुछ इन पे साबित नहीं हो सका, और 4-4 दफ़ा इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं अदालतों से, फिर भी इनको नाजायज़ तौर पर अंदर बंद किया हुआ है मुख्तलिफ मुकदमात के बहानों से। लेकिन ये लोग टूटे नहीं हैं, रियासती जबर का सामना कर रहे हैं, किसी की अंधी नफरत और इंतकाम का सामना कर रहे हैं, और बिला वजह कर रहे हैं। देखिए ना, अगर कल को ये केसेस सारे गलत साबित हो जाएं और अदालत कहे कि कुछ साबित नहीं हुआ, बाइज्जत बरी, तो ये जो सारा टाइम इन्होंने जेल में गुजारा है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, इसका इजाला कौन करेगा? ये टाइम तो वापस नहीं आ सकता। और ये जो ख़वातीन अपने बच्चों से दूर हैं, जो इनके बच्चे इनकी जुदाई में, कर्ब में मुब्तला हैं, ये टाइम इन्हें कौन वापस करेगा? तो ये सरासर एक नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है जो कि थ्रू आउट हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है और होती चली जा रही है। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को अदालत आलिया ना लिखें या अदालत उज़्मा ना लिखें, ये उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी की बातें हैं। बाकी मुल्क में आइन और क़ानून के साथ क्या हो रहा है, ये उनके लिए अहम नहीं है। तो बहरहाल
یہ تو معاملات ایسے ہی ہیں فی الحال چل رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف کو 1 سال مکمل ہو گیا اپنے عہدے کا حلف اٹھائے ہوئے. اس 1 سال میں کیا پایا کیا کھویا؟ تو اس میں کچھ بھی کامنٹ کرنا اس صورتحال میں تو خاصا مشکل ہے، لیکن ایز پر سیکیورٹی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سیکیورٹی صورتحال کی طرف سے پاکستان کے لیے یہ سال کیسا رہا، تو یہ کوئی بہت اچھا سال نہیں رہا. پاکستان اس سے پہلے اس سے بہتر سیکیورٹی صورتحال میں تھا. اگرچہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہم نے دیکھی ہیں اس سال میں، اور بہت سارے حملے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو اس چیز کے اوپر دل دکھی ہے. لیکن یہ حملے، یہ لہر کیوں آئی ہے، یہ ایک تشویشناک بات ہے. تو یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر تو کوئی بہت اچھا سال نہیں رہا. باقی چیف صاحب نے کچھ اپنے کام سے بڑھ کر معیشت میں استحکام لانے کے لیے کوششیں ضرور کیں، لیکن وہ بھی کچھ عارضی ہی ثابت ہوئی. اور اس کے بعد ابھی بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بہت زیادہ ایسے انڈیکیٹرز ہوں جس سے بڑا کوئی حوصلہ آئے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر دوبارہ سے انکریز کر چکا ہے ایک دفعہ ڈیکریز ہونے کے بعد. مہنگائی کا اس وقت تناسب 40% سے اوپر ہے، 42% یا 41% جو ہے آپ کی اس وقت 41% مہنگائی کی شرح ہے. اور جنرلی بھی جو ایک عدم استحکام کی فیلنگ ہے وہ ایز اٹ از ہے. تو اس میں کوشش ضرور کی ہے عاصم منیر صاحب نے. اس وقت بھی وہ جو ابوظہبی کا دورہ یہ جو کیا انہوں نے متحدہ عرب امارات کا، وہاں پر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے تمام ہی آرمی چیفز کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے نہیں. لیکن ابھی تک اس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ بہت زیادہ نتائج تو نہیں ملے، سوائے اس کے کہ اس 1 سال کے دوران ہمیں IMF نے ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ضرور دے دیا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی خاص معیشت اور جو ہم ایک دم پھر ایک ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا اس سے ہم تھوڑا بچ گئے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اس میں بہت زیادہ بہتری نظر نہیں آئی. تو ہم نے فار دا ٹائم بینگ ایک تھوڑا سا آکسیجن جو تھی وہ ضرور حاصل کی. باقی جو اگر آپ یہ بات کریں کہ فوج کے امیج کے لیے اور اوور آل جو ایک فضا ہے اس کے لیے کیا ان کا دور جو تھا وہ اس میں بہتری آئی یا نہیں، اس 1 سال کے دوران 9 مئی کا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک بھی کھڑا ہو گیا کہ آخر لوگ کیسے خود کھڑے ہو گئے اس ادارے کے خلاف. اور پھر یہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت سخت قسم کا ریاکشن بھی آیا، اور وہ سٹل آ رہا ہے اور وہ ابھی تک بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادارے کی پالیسی اس میں بہت سخت ہے اور وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. تو آرمی چیف صاحب جب سے آئے ہیں اس میں ملا جلا سا رجحان رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ ابھی تک کوئی بہت زیادہ پالیسی میں چینج نظر آیا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جو اوور آل ایک پالیسی چل رہی ہو. تو وہ مجھے تقریباً آل سیم لگی ہے، یا تھوڑی سی بلکہ اس سے زیادہ سخت لگی ہے. باقی اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی بہت لینڈ مارکس اچیو کر لیے ہیں تو فی الحال ایسا ابھی تک تو نظر نہیں ہمیں آ رہا. خیر اس کے چیلنجز بھی اپنے ہیں. اب لاسٹ ہی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر دوں جی، وسیم بادامی صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل یا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیکر نے ہیک کر لیا ہے. بڑے عام اینکر ہیں، بڑے کافی معروف ہیں لوگوں میں. اور اب جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جی اس ہینڈل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے، اور اس خفیہ شادی کے حوالے سے کچھ ثبوت پروف جو ہے وہ اس ہینڈل پر شو کر دیے جائیں گے. اب یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے مختلف دوست جو ہے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ہینڈل ہیک ہے، تو کسی بات پہ یقین نہ کیا جائے. لیکن جن خاتون کی تصویریں، نام اور چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ARY میں وہ انٹرنشپ پہ کام کر چکی ہیں وسیم بادامی صاحب کے ساتھ. کچھ عرصہ وہ ISPR میں بھی کام کر چکی ہیں. باقی عادل راجہ صاحب سے بھی لگتا ہے کہ ان کی کچھ اچھی ہے معاملات جو ہیکر ہے، کیونکہ وہ عادل راجہ صاحب کی کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بادامی صاحب کو انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. تو ویسے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور بادامی صاحب یقینی طور پر اس میں پریشان بھی ہوں گے. لیکن اگین مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو خاتون کا معاملہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طرح جو ملائن کرنے کا معاملہ ہے وہ اس میں زیادہ شامل نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جی اس معاملے کا الٹیمیٹلی کیا حل نکلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.